हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 जो है वो एथनोबोटनी का पोर्शन उसमें इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे जो सिलेबस है ये आरपीएससी एसीएफ एफआरओ के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। तो जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस से यहाँ पे मैच कर सकते हैं टॉपिक्स को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वीडियो देख सकते हैं। एंड ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना सिलेबस है वो वहाँ से मैच कर सकते हैं। यूनिट नंबर 8 में सबसे पहले टॉपिक दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एंड सेल। तो फॉरेस्ट्री की बात यहाँ कर रहे हैं तो सेल से हमारा मेन है पर्टिकुलरली प्लांट सेल से। तो पहले हम यहाँ पे जीन एंड सेल की जो स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शन को देखेंगे। उसके बाद है मेंडलिज्म। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे पे, तो उससे उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले उन पे बेस्ड लॉ को देखेंगे। एंड फिर है म्यूटेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है, यानी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उन पे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं है और इतना यहाँ पे डीप में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो जो नीट के एस्पायरेंट्स हैं उनकी तरह यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि अदर भी बहुत सारा जो मटेरियल है वो आपके पास है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। और अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे इन पे बेस्ड तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल जो टॉपिक है वहीं से फॉर्म होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। और हमारी जो बॉडी है उस पे ट्रिलियन ऑफ सेल्स मिलती हैं, यानी हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। आगे सेल्स के कुछ फंक्शन दिए गए हैं कि सेल्स है ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं एंड इसके साथ ही टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं एंड फिर स्पेसिफिक जो फंक्शन है उनको कैरी आउट करती हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं और उसके द्वारा फिर अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो किए जाते हैं। फिर आगे दिया गया है कि सेल्स जो हैं आल्सो कंटेन द बॉडीज हेरिडिटरी मटेरियल एंड कैन मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्स। सेल्स हैव मैनी पार्ट्स ईच विद ए डिफरेंट फंक्शन। एंड आगे फिर दिया गया है कि सेल हैं वो ग्रुप होकर टिश्यूज़ बनाती हैं एंड टिश्यूज़ जो हैं वो एक साथ आके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन वगैरह। तो आवर सेल्स कंटेन ए नंबर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनके द्वारा काफ़ी सारे टास्क किए जाते हैं, जैसे कि मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोसेसिंग केमिकल्स एंड जनरेटिंग एनर्जी फॉर द सेल। इसके बाद है कि जो सेल का जो सेंटर होता है वहाँ पे न्यूक्लियस है वो मिलता है एंड इसको कंट्रोल रूम कहते हैं, कंट्रोल रूम फॉर द सेल। एंड द जीनोम इज़ फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है इसको आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सेल दिखाई गई है, देख सकते हैं यहाँ पे सेल दिखाई गई है और यहाँ पे सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस है एंड फिर यहाँ पे क्रोमोसोम मिलते हैं एंड डीएनए की स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे दिखाई गई है और देख सकते हैं जीन को आप। तो यहाँ पे ये जो जीन है ये डीएनए के मिलके बने होते हैं एंड क्रोमोसोम पे ये अरेंज्ड होते हैं। एंड डीएनए में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मिलते हैं एटीसीजी। तो आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, लगभग ये आता है। तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं सेल एंड जीन के बारे में। आगे फिर यहाँ पे सेल्स के जो टाइप्स हैं वो बताए गए हैं, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। तो एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ बताए हैं। तो जो प्रोकारियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, डोंट हैव ए न्यूक्लियस एंड हैव फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। तो बैक्टीरिया, आर्चिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये यहाँ पे एग्जांपल हैं प्रोकारियोटिक सेल्स के। तो आर ए मेजर ग्रुप ऑफ प्रोकारियोट्स
तो यहाँ से सिंपली क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोकार्योटिक सेल्स का एग्जाम्पल है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं और इसी तरीके के ही क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे। एंड फिर है यूकारियोटिक सेल्स, तो इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट वगैरह। यूकारियोटिक सेल्स में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मिलता है एंड जिसमें क्या होगा, सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा यानी डीएनए वगैरह। आगे पीडीएफ में मैंने ह्यूमन सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो यहाँ से आप पीडीएफ में देख सकते हैं या जो भी बुक आपने परचेज करी है तो वहाँ से सिंपली इनको एक बार देख सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पे फॉरेस्ट्री के पर्पज़ से प्लांट सेल को पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे साइटोप्लाज्म है, ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा एंड आपको यहाँ पे ह्यूमन सेल में भी मिलेगा, तो ये कॉमन है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में मिलेगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आप एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल के बारे में देख सकते हैं। फिर जब हम प्लांट सेल को देखेंगे वहाँ पे इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल। तो यहाँ पे आपका एनिमल सेल है वो यहाँ पे दिखाया गया है एंड फिर आपका प्लांट सेल दिखाया गया है। तो प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। तो मेजर जो की फीचर्स हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है ये जो बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है और ये यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसके साथ ही ये सेल एंड प्लांट को यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो प्रदान करने का काम करती है। एंड इसी के साथ जो सेल वॉल है इसकी वजह से ही जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है, यानी ये इसको रोकने का काम करती है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप सेल मेम्ब्रेन को, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसी के साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें स्ट्रक्चर होती हैं फॉर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो लिक्विड मिलता है इसको कहते हैं, यानी एवरीथिंग विद इन सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो प्लांट सेल की स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स को, तो इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट को शेप और स्टेबिलिटी देते हैं, तो शेप एंड स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके बने होते हैं। इसी के साथ जो राइबोसोम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसलेटिंग जो आरएनए है इनको प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे RER एंड SER के बारे में। तो RER जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं एंड ये वाली है ये स्मूथ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मूथ है स्ट्रक्चर में। तो रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोडक्शन एंड स्टोरेज में हेल्प करती है प्रोटीन के। एंड जो RER है इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं इसकी वजह से जो ये थोड़ी खुरदरी होती है एंड यहाँ पे RER में जो प्रोटीन प्रोडक्शन का काम किया जाता है उसको फिर यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस में भेजते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SER के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं मिलते एंड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि लिपिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती है ये, लिपिड प्रोडक्शन में। इसी के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्पफुल होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में।
न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो स्टोर एंड प्रोटेक्टेड किया जाता है। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी सेल की, और उसके अंदर फिर हमने देखा था न्यूक्लियस, एंड फिर उसमें क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन वगैरह को देखा था। तो जो न्यूक्लियस है इसमें यहाँ पे हमारा जो डीएनए वो मिलता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसको सब जानते हैं कि इसको शक्ति ग्रह कहते हैं, सेल्स के लिए कोशिका का शक्ति ग्रह। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं और ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी मिलती है, यानी एटीपी का ये प्रोड्यूसर होता है। तो ये है मेन प्रोड्यूसर ऑफ एटीपी। द एनर्जी करेंसी होती है सेल की एटीपी। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो एनर्जी है सन से जो एनर्जी आती है उसको फिर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। तो बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें चेंज करने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। एंड इसी के साथ जो क्लोरोप्लास्ट है ये सोर्स ऑफ यूजेबल एनर्जी है, यूजेबल एनर्जी फॉर ऑल अलाइव। एंड इसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो स्केलेटन का मीन होता है ढांचा। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेल है उसको शेप देने के लिए यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है। तो यहाँ साइटोस्केलेटन से जो सेल है उसको शेप मिलती है, एंड इसके साथ ही उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है ये। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की, यानी गोल्जी निकाय की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोटीन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो फिर गोल्जी अपैरेटस में उसको फिर मॉडिफाई करते हैं एंड फिर उसको आउट ऑफ सेल शिप किया जाता है। इसके साथ ही जो गोल्जी अपैरेटस होता है ये पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर होता है सेल का। एंड इसके बाद यहाँ पे है लाइसोसोम। तो इसको जो कोशिका है सेल उसकी आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो मेन जो की फीचर्स थे प्लांट सेल के वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद आगे जो है वो डिफरेंस दिया गया है एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल, प्लांट सेल में डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो यहाँ जो मेंशन किया गया है ये एनिमल सेल में भी मिलते हैं एंड प्लांट सेल में भी। एंड प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है जो कि यहाँ पे एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है। एंड वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। तो आगे फिर यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। तो वैक्यूल्स में आप देख सकते हैं प्लांट्स जो हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं, और एनिमल्स में या तो नो वैक्यूल्स होते हैं या फिर मिलते हैं तो भी स्मॉल वैक्यूल्स मिलते हैं। एंड एक मेन डिफरेंस एक और है कि लाइसोसोम्स हैं वो एनिमल्स में तो प्रेजेंट होते हैं एंड जो प्लांट्स हैं उनमें रेयरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात की इनमें डिफरेंसेस की, एंड इसको डिटेल में आप पीडीएफ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना सब करा पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। अब हम बात करेंगे जीन के बारे में। तो सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हमने देखा। तो अब ये जो जीन है ये बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की, और डीएनए से मिलके बने होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर क्रोमोसोम है, एंड ये हमारा डीएनए, और ये है जीन। तो जीन मिलके बने होते हैं डीएनए से, यहाँ देख सकते हैं, और क्रोमोसोम पे ये अरेंज्ड होते हैं। The gene is the basic physical unit of inheritance, and genes are passed from parents to offspring and contain the information needed to specific जो ट्रेट्स होते हैं ह्यूमंस के, तो वो जो ट्रेट्स हैं वो यहाँ से पास होते हैं अगली जनरेशन को। एंड आगे मेंशन करा गया है कि जो जीन्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं वन आफ्टर अनोदर ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स पे, यहाँ पे ये अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद है कि क्रोमोसोम कंटेन्स ए सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल ओनली ए पोर्शन ऑफ विच कोरिस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल जीन। एंड ह्यूमंस जो हैं उनमें लगभग 20,000 के लगभग जीन्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम पे।
तो ये हमने डिस्कस किया है जीन के बारे में। अब हम मेंडलिज्म का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। मेंडलिज्म में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ग्रेगर मेंडल हुए जिन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनके बेसिस पे कुछ लॉज यहाँ पे जनरेट हुए हैं। ग्रेगर मेंडल जो हैं वो ऑस्ट्रिया के थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए काफ़ी सारे प्लांट की स्पीसीज पे एंड एनिमल्स पे। एंड ग्रेगर मेंडल जो हैं वो फर्स्ट थे जिन्होंने यूनिवर्सल लॉज दिए थे गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में। तो इसको आगे देखने वाले हैं। एंड ग्रेगर मेंडल जो हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो वैसे तो मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इनका सबसे फेमस जो है वो है पाइसम सटाइवम यानी मटर का जो पौधा है उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पे रीजन्स दिए गए हैं कि किस वजह से उन्होंने जो पाइसम सटाइवम है उसको सेलेक्ट किया है। तो पाइसम सटाइवम यानी मटर का जो पौधा है वो स्मॉल एरिया में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। इसी के साथ कम एरिया में काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाए तो यहाँ पे प्योर प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से भी एक रीजन था ये। एंड इसको फिर क्रॉस पोलिनेट भी करवाया जा सकता है इजीली आर्टिफिशियली। तो ये सब रीजन थे पाइसम सटाइवम को चूज़ करने के। अब आगे दिया गया कि मेंडल ने काफ़ी सारे जो मटर के जो पौधे थे उसमें जैसे राउंड रिंकल्ड सीड्स, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो लेके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए। तो हमारे लिए जो काम का है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहाँ क्या है कि मेंडल ने यहाँ पे टोल और शॉर्ट जो प्लांट्स हैं उनमें यहाँ पे क्रॉस करवाया है। तो मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक्सपेक्टेड था कि टोल एंड शॉर्ट प्लांट से उन्हें या तो शॉर्ट प्लांट्स भी मिल सकते हैं, टोल प्लांट्स भी मिल सकते हैं, या फिर इनका मिक्स मिलेंगे। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो F1 जनरेशन में उन्होंने पाया कि सारे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे टोल मिले हैं। तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड थे, इसलिए उन्होंने F2 जनरेशन यहाँ पे किया। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में उन्होंने टोल एंड टोल प्लांट्स लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्योर टोल हैं और यहाँ पे प्योर शॉर्ट हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो F1 जनरेशन से जो पौधे प्राप्त हुए थे उनको फिर लिया है। तो टोल यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा था वो कैपिटल T कर रहा था, इस वजह से जो टोल प्लांट्स हैं वो मिले हैं। तो उन्होंने जब यहाँ से जो प्लांट्स मिले थे उनसे फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि उन्हें कुछ प्लांट्स हैं वो टोल मिले हैं, कुछ यहाँ पे ये टोल हैं, ये प्लांट्स भी टोल हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल टी भी प्रेजेंट है और ये प्योरली टोल हैं। और उनको फिर जो शॉर्ट प्लांट है वो भी मिले हैं। तो यहाँ उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन था वहाँ उन्हें सारे जो प्लांट हैं वो टोल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो प्लांट्स हैं वो टोल हैं, यानी जो टोलनेस है वो यहाँ पे एक डोमिनेंट फैक्टर का काम कर रही है, इसलिए उन्होंने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। तो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट करता है उसको यहाँ पे देख सकते हैं आप कैपिटल T, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। एंड इसके अलावा जो कैरेक्टर खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए ये जो मोनोहाइब्रिड्स होते हैं, मोनोहाइब्रिड, इसके क्रॉस से इसको फिर एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसका रीज़न आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में यहाँ पे तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है
उसके अलावा रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे उभर के सामने आ रहे हैं, इस वजह से ये यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं किया गया। तो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो आगे यहाँ पे थ्योरी दी गई है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स जो शुरू में हमने लिए हैं, F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, सारे टोल हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी ऑफ F1 टोल प्लांट्स आर नॉट ऑल टोल, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। तो जो F2 जनरेशन यहाँ हमने करवाया था, तो उसमें देख सकते हैं एक हमें स्मॉल टी मिल रहे हैं एंड एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ देख सकते हैं 1/4 जो है वो शॉर्ट है। तो जो टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स थे वो F1 प्लांट्स में थे, लेकिन यहाँ पे टॉलनेस का जो ट्रेट है वो ही एक्सप्रेस हो पाया था, इस वजह से ये डोमिनेंट कैरेक्टर था वहाँ पे। तो ये थ्योरी जो है उसको यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आगे आप इसको देख सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, तो इनके जो मेंबर्स हैं गैमेट्स, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, F1 जनरेशन में टोल यहाँ पे मिला है, लेकिन जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हैं ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को ये डाइल्यूट नहीं करते, क्योंकि फिर आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इनके जो गैमेट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट शो होंगे। तो ये सेग्रीगेशन का लॉ है कि ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं, इस वजह से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने से पहले जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अभी डिस्कस किया था, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल में आप जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मेल में X एंड Y एंड फीमेल में X एंड X, तो X एंड Y जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है जो चाइल्ड है उसके जेंडर के लिए। तो X एंड Y हैं ये सेपरेट यहाँ पे नेचर शो करते हैं, सेपरेटली ये गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। एंड अगर ये एक्स के साथ क्रॉस करता है फीमेल के, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है वो यहाँ बोर्न होता है, एंड एक्स एंड वाई है तो यहाँ पे मेल चाइल्ड है वो बोर्न होता है। तो यहाँ पे गैमेट्स के जो सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है वो आप इजीली देख सकते हैं, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है उसके थ्रू यहाँ पे ये लॉ दिया गया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ। प्लेस्ड एग्जांपल लेते हैं। मेंडल ने येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड प्लांट्स पे यहाँ एक्सपेरिमेंट किए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड हमें याद रखना है। तो डाई हाइब्रिड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, एंड इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड पे क्रॉस किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि येलो जो है वो राउंड के साथ भी शो हो रहा है, एंड येलो है ये रिंकल्ड के साथ भी हो सकता है पेयर, वाई वाई एंड आर। इसी तरीके से ये ग्रीन है ये रिंकल्ड के साथ है, एंड ये राउंड के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है क्रॉस के लिए कि रिंकल्ड या फिर राउंड के साथ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया,
तो यूनिवर्सली अदर स्पीसीज पे जब ट्रायल किया गया तो ये लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है। इसका एक रीज़न था कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम के प्लांट लिए थे एंड वहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया था, लेकिन अगर अदर स्पीसीज पे किया जाए तो वहाँ इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो इस वजह से ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब आगे यहाँ पे कुछ मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिए गए ह्यूमंस में। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये यहाँ पे मेंडलिज्म के जो लॉज हैं उस फैशन में यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस में। तो जैसे ईयर लोब अटैचमेंट, मिड डिजिटल हेयर एंड टंग रोलिंग, विडोज पीक एंड हिट्स हाइकर्स थंब एंड रिलेटिव फिंगर लेंथ। तो ये यहाँ पे मेंडलिज्म के जो लॉ हमने देखे थे उसके बेसिस पे बताया गया है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं ये जो ट्रेट्स हैं। ये हमने बात की है मेंडलिज्म के बारे में। अब देखेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन में क्या होगा कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ए म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस एंड म्यूटेशन जो है कैन रिजल्ट फ्रॉम डीएनए कॉपिंग मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे डीएनए कॉपिंग में मिस्टेक की वजह से म्यूटेशन क्रिएट होता है। एंड आगे यहाँ पे रीजन दिए गए हैं, एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसके साथ ही एक्सपोजर टू केमिकल कोल्ड म्यूटाजेंस एंड इन्फेक्शन बाय वायरस। तो इस वजह से म्यूटेशन है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए सीक्वेंस में चेंज। तो ओरिजिनल एंड करेक्ट कॉपी, म्यूटेंट कॉपी, तो ये चेंज यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है, डीएनए का जो सीक्वेंस यहाँ था यहाँ से ये इस जगह पे चेंज हो गया है। इसके बाद है कि एक इंग्लिश फार्मर थे सेट राइट, इन्होंने म्यूटेशन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया मेल लेम में विद अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स। तो मेल लेम में यहाँ पे शॉर्ट लेग्स उनको देखने को मिले, तब उन्होंने यहाँ पे म्यूटेशन है फर्स्ट टाइम यहाँ पता चला। तो डीएनए जो सीक्वेंस है उनमें यहाँ पे म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये जो शॉर्ट लेग्स की क्वालिटी है वो लैम में देखने को मिली। इसके बाद H.J. मूलर ने यहाँ पे म्यूटेशन है उसको इंड्यूस किया ड्रोसोफिला में, एक्स रेज को यूज़ करके म्यूटेशन यहाँ पे जानबूझ के म्यूटेशन है वो इंड्यूस किया गया। तो इस वजह से उनको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला। इस तरीके से यहाँ पे ये खोज पाने में ये सक्षम हुए कि म्यूटेशन है वो किस वजह से कोज होता है। आगे फिर क्रोमोसोम म्यूटेशन के टाइप्स दिए गए हैं, डिलीटेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन एंड डुप्लीकेशन। तो डिलीटेशन में क्या होगा, ड्यू टू ब्रेकेज ए पीस ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है यानी डिलीट हो जाता है। इन्वर्जन के प्रोसेस में क्रोमोसोम सेगमेंट है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, सेगमेंट फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड एंड सेगमेंट रीअटैच। डुप्लीकेशन की प्रोसेस में, तो डुप्लीकेशन में यहाँ पे टर्म से देख सकते हैं, डुप्लीकेट इसका बन जाता है यानी अकर्स व्हेन ए जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड। तो यहाँ डिलीटेशन में देख सकते हैं, देखो यहाँ डिलीट हुआ है एंड डुप्लीकेशन में ये रिपीट हो गया, डबल बन गया है। इन्वर्जन में आप देख सकते हैं यहाँ चेंज देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन, involves two chromosomes that aren't homologous. Part of one chromosome is transferred to another chromosome. ट्रांसलोकेशन को देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये पार्ट है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है एंड ये इस पार्ट को यहाँ पे, तो आगे आप देख सकते हैं ये है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है नॉन डिसजंक्शन, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग meiosis causes gamete to have too many or too few chromosomes। एंड नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं इंसर्टेशन, तो यहाँ पे इंसर्ट किया गया इसमें
यहाँ देख सकते हैं। ये हमने डिस्कस किए हैं म्यूटेशन के टाइप। आगे डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह आपने सुने हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्रिएट होते हैं डिसऑर्डर्स। तो पहले बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में जो सेल डिवीज़न है वो अबनॉर्मल सेल डिवीज़न की वजह से यहाँ पे जो 21st क्रोमोसोम है इसमें जेनेटिक मटेरियल है वो एक्स्ट्रा हमें मिलता है, यानी 3 जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं 21वीं क्रोमोसोम में। इस वजह से डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर है वो क्रिएट होता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम ये सिंगल मिलता है। फिर अगर बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक एक्स जो है एक्स क्रोमोसोम ये एक्स्ट्रा मिलता है। तो क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो यहाँ पे डिसऑर्डर है वो यहाँ क्रिएट होता है। यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा या फिर कम होने की वजह से डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये हमने बात की है म्यूटेशन के बारे में एंड मेंडलिज्म के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड सेल्स के बारे में। आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प होगी एंड बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस है वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वीडियोस है वो रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।